हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू चूज़ यूर टॉपिक सिलेक्शन। तो आज का जो वीडियो है ये उन लोग के लिए ज़रूरी है जो अभी एमएससी में जिन लोग को डिजर्टेशन करना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है अपना, या जो लोग पीएचडी करने वाले हैं, करने का सोच रहे हैं, तो उन लोग को टॉपिक सिलेक्शन के लिए मदद मिलेगी इस वीडियो से। और जो लोग अदरवाइज़ बीएससी वगैरह में भी है, तो जिन लोग को आगे चल के रिसर्च पे काम करना है या रिसर्च के फील्ड में आना है, तो सिर्फ उन लोग के लिए ही जो है ये वीडियो ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है बाकी लोग के लिए ज़रूरी वीडियो नहीं है ये। तो हम देखते हैं कि हमारे पीएचडी के लिए, डिसर्टेशन के लिए जो है वो किस तरह का टॉपिक जो है वो हमारा होना चाहिए, किस तरह का टॉपिक सिलेक्शन हमको करना है। तो इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, इसके माध्यम से जो है आपको ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो टॉपिक सिलेक्शन करना है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हमें जो है वो फाइंड क्वालिटी रिसर्च आइडियाज़, एवेल्युएट टॉपिक आइडिया सिस्टमेटिकली, चूज़ अ विनिंग रिसर्च टॉपिक, इस तरह से जो है हमको वर्क पे जो है अपने ध्यान देके काम करना होगा। यस। फिर चूजिंग द पीएचडी टॉपिक इन द मोस्ट एसेंशियल स्टेप्स। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो हमको पीएचडी करने से पहले जो है ध्यान रखना होगा कि किस तरह से जो है हमको काम करना है उसके ऊपर। ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाए, अपने मन को जो है वो रेडी कर ले कि सबसे पहले जो है हमको वो प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि बिना प्लानिंग के जो है हम पीएचडी का टॉपिक तो छोड़ो, पीएचडी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, या हमें कोई भी काम करना होता है तो हम प्लानिंग के थ्रू ही करते हैं उसको। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो पता चलता है बाद में कि 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद हमारा जब टॉपिक रिजेक्ट हो जाता है तब वो 3 महीने हमारे नुकसान हो जाते हैं। तब उस टाइम पे जो है इस चीज़ का हमको मालूम पड़ता है कि प्लानिंग कितनी ज़रूरी होती है ना। तो पहले से हम लोग जो है प्लानिंग बना के चलेंगे पीएचडी के टॉपिक के लिए कि हमको किस फील्ड में किस तरह से जो है वो टॉपिक सिलेक्शन करना है, तो उसमें हमको जो है दिक्कत नहीं होगी आगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। जो टॉपिक आपने ले लिया है, जिसके ऊपर आपको काम करना है, उसके ऊपर आप दृढ़ निश्चय हो जाइए कि हाँ अब इस पे जो है मुझे काम करना है। उसके बाद में जो है अपने मन को इधर उधर भटकना या भटकाना नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता। तो आपका जो भी टॉपिक होगा आपको उसमें क्रिएटिविटी दिखाना पड़ेगा, कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन देख करके या आपका जो लास्ट में आउटकम आपका निकलेगा उसको देख के जो है सब लोग आपकी तारीफ करनी चाहिए, और इस तरह का वर्क जो है आपके रिसर्च में जो है वो दिखना चाहिए। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। आपको समय के अनुसार, कंडीशन के अनुसार जो है वो अपने टॉपिक को जो है वो फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जैसे मन होता है कि मैं किसी ऐसी चीज़ पे रिसर्च करूं जो कि मेरे पसंद की है, ठीक है, और पता चला कि उस रिसर्च में जो है वो करोड़ों का खर्चा आ रहा है, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो हमको जो है वो कंडीशन के हिसाब से जो है, जो हमारा ग्रेजुएशन में टॉपिक पे हमारी कमांड रही हो या जिसके ऊपर हमको इंटरेस्ट हो, तो उस तरह के टॉपिक का सिलेक्शन करके जो है हमको उसमें आगे पीछे थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के, जिससे हमको आसानी हो और सारी चीज़ को जो है हम कवर अप कर सके। तो इस तरह से हमारे टॉपिक को जो है वो हमेशा हमको फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है डिलीजेंस। इसमें इसका मतलब जो होता है वो होता है कि लगन। आप जो भी टॉपिक लोगे तो उसमें आपकी लगन जो है वो पूरी होनी चाहिए। आपको टाइम का जो है ध्यान रखना पड़ेगा और टाइम के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से जो है आप काम कर सकते हो। यस। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकलिटी। आपको जो है उस अपने टॉपिक में जो है व्यवहारिकता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो लोग रिसर्च तो करते हैं लेकिन फर्जी डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। फर्जी डाटा इकट्ठे से करने का मतलब कुछ लोग का उन्होंने सैंपल लिया और फिर कुछ लोग का अपने मन से जो है हाथ से बना करके जो है इस तरह से सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह का जो डाटा होता है या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनसे हमेशा जो है हमें बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो आगे चल के आप भी रिसर्च क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, है ना, आपके अंडर में कुछ लोग पीएचडी करें, तो ये सब चीज़ जब आप उस स्टेज पे होगे तो आपको समझाने में जो है वो काफ़ी दिक्कत होगी। तो आप हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप रिसर्च करो तो रिसर्च के टाइम में जो है आपका पूरा प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका वो है पॉजिटिव स्पिरिट।
इसका मतलब होता है सकारात्मकता भाव। आप अपने टॉपिक को जो है या सकारात्मक तरीक़ा से सोचें और उसका चयन करने के बाद में पूरे पॉजिटिव भाव के साथ में उसमें काम करना शुरू कर दें। यस, कुछ मेन पॉइंट है इसमें, जैसे कि आपका जो टॉपिक होता है वो आपके इंटरेस्ट बेस होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टोटल वीडियो को जो है वो योग के सब्जेक्ट को जो है वो टारगेट करके करूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल योग से आपने एमएससी करी है या योग आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक आप सबसे पहले चूज़ करिए कि आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और उस फेवरेट सब्जेक्ट में कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बहुत पसंद है ना। तो इस तरह का टॉपिक जो है वो उस पर आप देख करके जो है उसको आप चूज़ करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो है करेंट प्रॉब्लम। करंट प्रॉब्लम से संबंधित ये है कि इस तरह के टॉपिक पे भी हमारी रिसर्च होनी चाहिए जो कि करंट में समस्या चल रही है ना। तो ऐसे पेपर पब्लिकेशन जब आप करते हो आपकी रिसर्च कंप्लीट होने के बाद में, तो आपके जो साइटेशन जो होते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। साइटेशन ज़्यादा होने के कारण जो है आपको काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आपकी रिसर्च को पढ़ते हैं, बहुत सारे आपके पेपर्स को जो है वो पढ़ते हैं। अदरवाइज आपने ऐसे रिसर्च कर दी, फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोरोना चल रहा है, आप योग से कोरोना को जोड़ोगे तो काफ़ी सारे लोग जो है आपके रिसर्च को पढ़ेंगे। लेकिन आज से हो सकता है कि आप 6 महीने के बाद में, साल भर के बाद में कोरोना ख़त्म हो जाए और आज से 5 साल के बाद में आप कोरोना के ऊपर और योग के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो ऐसे में कोई नहीं पढ़ेगा आपका, है ना। तो करेंट में जो समस्या चल रही है, इस समस्या को देखते हुए अगर हम टॉपिक का चुनाव करते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है उसके लिए। यस, कुछ लोग होते हैं कि जैसे उनके साथ में काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे वो एमएससी जो है वो घर बैठे करते हैं या पीएचडी जो है वो घर बैठे करते हैं या जॉब के साथ में करते हैं, तो वो इतना टाइम जो है वो लोग नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके कुछ इस तरह से होते हैं चॉइस की, बस मेरा तो डिसर्टेशन जैसे भी करके कंप्लीट हो जाए, या तो मेरा जो है वो पीएचडी जैसे भी करके जो है वो घर बैठे कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं, है ना। तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल वो नहीं कहूँगा कि ये चीज़ गलत है, हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप कहीं भी रह के करें, लेकिन आप नॉलेज को ज़रूर लें, क्योंकि आपका उद्देश्य ही जो है वो आगे चल के इसी के ऊपर होगा कि आपको अपने अंडर में भी जो है कुछ लोग को कराना पड़ेगा, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को भी जो है आसानी से हेल्प कर सको, है ना। तो आपका जो टॉपिक होना चाहिए वो इजी होना चाहिए, लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखते हुए चलना है। और दूसरा, आपकी जो रिसर्च होनी चाहिए वो टाइम टेकन होना चाहिए, है ना। उसमें टाइम का पता लगना चाहिए हमको कि हाँ भाई, ऐसा नहीं कि कुछ रिसर्च है, जैसे मैं कई सारे लोगों की रिसर्च पढ़ा हूँ, तो वो लोग 6 साल लगाते हैं, 7 साल लगाते हैं, 8 साल लगाते हैं ना। तो इस तरह से कोशिश करो कि नहीं करना है, या अगर आपका उद्देश्य है कि मुझे पर्टिकुलर समस्या का समाधान करना है, उसके लिए चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए तो बात अलग है। लेकिन कुछ लोग का ये होता है कि हाँ भाई, मुझे सिर्फ 2 साल में, 3 साल में जैसे भी करके जल्दी से जल्दी सबमिट करना है ना। तो इस हिसाब से अपना एक टाइम डिसाइड कर ले कि आपको कितने टाइम में आपको जो है अपनी रिसर्च जो है वो ख़त्म करनी है। उस हिसाब से जो है आपको टॉपिक सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो आपको लेज़र प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपके इंटरेस्ट तो है, मान लो पता चले कि ईजी पर है, मेडिटेशन पर है, लेकिन मालूम पड़ा कि वो तो काफ़ी कॉस्टली होता है उसका टेस्ट, है ना। तो उतना आप जो है वो पैसा प्रिफर नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको करना है। तो ऐसा आपको टॉपिक सिलेक्शन जो है ऐसे टॉपिक से बचना है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो लगती है। जैसे कि कई लोग को क्या है कि जीआरएफ मिलता है, तो जीआरएफ वाले लोग अगर अपना पैसा खर्च कर सकते हैं तो वो अपने इंटरेस्ट का कुछ अच्छा सा बढ़िया सा टॉपिक ले सकते हैं। लेकिन जो लोग जिनका जीआरएफ नहीं है, सिर्फ नेट है या नेट भी नहीं है, जो लोग सिर्फ पीएचडी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि कम खर्चे वाला जो है एकदम इस तरह का टॉपिक लेना चाहिए जिससे कम से कम खर्चे में जो है उनका बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आ जाए। यस, नेक्स्ट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको तो आपका टॉपिक समझ में आ गया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे आपके गाइड को पसंद नहीं आया, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि स्कॉलर का और गाइड का दोनों के इंटरेस्ट का टॉपिक होना चाहिए। पता चला कि स्टूडेंट को तो टॉपिक अच्छा लगा, लेकिन गाइड को तो आता ही नहीं उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी, तो ऐसी कंडीशन में जो है आगे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपका गाइड फ्लेक्सिबल है
अगर वो ये कहता है कि हम को गाइड बनवा लेंगे और उस जो तुम्हारी समस्या है उसको कहीं से न समाधान कर लेंगे, तो आप रिसर्च कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसी कोई सुविधा नहीं है आपके पास में, तो आप उस टॉपिक को जो है वो त्याग दें और कुछ इस तरह का टॉपिक देखें जो दोनों को जो है समझ में आ जाए और गाइड भी जो है आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकें। यस, ये पिकॉट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। पिकॉट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे टॉपिक सिलेक्शन में, या टॉपिक जब हमारा कंप्लीट हो जाता है उसमें, है ना। तो देखो इसमें जो है यहाँ पे सिर्फ मैंने 4 चीज डिसाइड बताई गई है, PICO, है ना। तो P का मतलब बता रखा है पॉपुलेशन, पेशेंट और प्रॉब्लम, 3 चीज़ बता रखी है। तो जो इनडायरेक्टली जो चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें जो है वो आपके टॉपिक में जो है वो शो होनी चाहिए। I का मतलब होता है इंटरवेंशन और एक्सपोजर, C का मतलब होता है कंप्रीशन और O का मतलब होता है आउटकम। तो P जो है वो हमारी, P का जैसे मैंने मतलब बताया कि पॉपुलेशन, पेशेंट और प्रॉब्लम। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि वो आर द पेशेंट, है ना। तो इनडायरेक्टली हमको ये पता चलना चाहिए कि उसमें हमने पेशेंट का यूज़ किया है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा फॉर एग्जांपल कि मेडिटेशन का EEG या स्लीप डिसऑर्डर पर इफेक्ट देखा, तो क्योंकि हम उसको किसी न किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, है ना। तो इनडायरेक्टली दिख रहा है उसमें, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम भी दिख रही है हमको, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, स्लीप डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमको जो है उसमें छुपे हुए होने चाहिए। तो कोई सा भी जब हम टाइटल तैयार करते हैं तो हमारे टाइटल के अंदर ये पिकॉट जो है या पीको जो है, ये पीको मॉडल है एक प्रकार का, ये हमारे उसके अंदर जो है वो दिखना चाहिए। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल जैसे मेडिटेशन एंड स्लीप डिसऑर्डर है ना। तो इसमें बताया है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, स्लीप डिसऑर्डर है ना। तो उसके ऊपर हमने उसको डायरेक्टली दिखा रखा है। नेक्स्ट है हमारा इंटरवेंशन और एक्सप्लोजर। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप और एक्सपोजर का मतलब होता है खुलासा। तो इसमें क्या बताया गया है कि नीचे उसके क्वेश्चन क्या बनेगा, या तुम्हारा जो टाइटल है उससे किस तरह का क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट डू वी डू देम, मतलब उनका, हम उनका क्या करते हैं, ठीक है। भाई मेडिटेशन का क्या करेंगे, तो वो अंदर हम पढ़ेंगे तो हमको डायरेक्टली जो है वो दिखेगा। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिखा रखा है कि हमारे टाइटल से जो है क्वेश्चन इस तरह से उठता है कि व्हाट आर दे एक्सपोज्ड टू, है ना। कि आप इसको क्या दिखाना चाहते हो, क्या इसमें जो है एक्सपोज करना चाहते हो, कंपेरिजन आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। किसमें कि हाँ भाई स्लीप डिसऑर्डर का जो है मेडिटेशन पे इतना कंपेयर हुआ, या अदर टॉपिक लेते हैं हम, तो उस तरह से जो है उसमें हमको जो है कंपैरिजन जो है वो शो करना है। और लास्ट में जो है आपका आउटकम, व्हाट हैपन, व्हाट इज़ द आउटकम, तो क्या रिजल्ट आया आपका, क्या होता है, इस तरह का जो इनडायरेक्टली चीज़ें जो है वो हमारे टॉपिक में होना चाहिए। तभी जो है जो इथिकल कमेटी होती है या जो रिसर्च कमेटी होती है वो आपके टॉपिक को जो है अप्रूव करती है, या तो फिर वो ये कहती है कि हाँ आपका टॉपिक अच्छा है। या आप अगर मान लो कहीं पर भी कोई भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं और बाद में आप किसी को बताते हो कहीं जॉब में, ऑब्वियसली आपको बताना ही पड़ता है कहीं भी आप जॉब के लिए जाओ कि मेरा रिसर्च में ये टॉपिक था, या आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह काम करो तो प्रोजेक्ट लेने से पहले आपको अपने टॉपिक बताना पड़ता है ना। तो वो एक टॉपिक आपका टाइटल बता कर ही जो है उसकी क्वालिटी जो है वो हमको पता लग जाती है कि हाँ आपके टॉपिक की क्वालिटी क्या है। तो उस बेस पे हम अंदाज़ा जो है वो कर सकते हैं सामने वाले का, ठीक है। तो टी का मतलब यहाँ पे मैंने शो नहीं किया, टी का मतलब जो होता है वो टाइम टेकन में होता है ना, कि हमारा जो भी रिसर्च है वो एक निश्चित टाइम में बॉन्ड होनी चाहिए। जैसे मेडिटेशन एंड स्लीप डिसऑर्डर है ना। तो हमने क्या किया कि हमने शो नहीं किया कि इसमें कितने समय में करेंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि 3 महीने हम टेस्ट कराएंगे, 3 महीने के बाद में रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो फिर उसको हम जितने जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया था। फिर हम इंटरेस्ट एरिया है, तो इंटरेस्ट एरिया में मैंने 2 चीज़ बांटा हूँ कि हम रियल में जो है वो किस ओर जो है वो रिसर्च करना चाहते हैं। एक तो थ्योरेटिकल रिसर्च करना चाहते हैं या एम्पिरिकल रिसर्च करना चाहते हैं। थ्योरेटिकल रिसर्च के बारे में मैं इधर बताता हूँ कि थ्योरेटिकल रिसर्च जो है जैसे हिस्ट्री हो गई फॉर एग्जांपल, है ना। तो फॉर जैसे योग से मैं यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू जो है आपको बताने की कोशिश करूँगा कि योग की हिस्ट्री है,
तो योग की कहाँ से आया था, कब आया था, कितने साल पहले आया था, आयुर्वेद से पहले आया था क्या, योग आया था तो कितने साल पहले आया था, उसमें कौन कौन से जो है वो योगी थे, आयुर्वेद में कौन से योगी थे, उन दोनों के बीच में क्या संबंध था। तो इस तरह की रिसर्च अगर हमको करनी है तो वो हिस्ट्री रिसर्च या थ्योरेटिकल रिसर्च के अंतर्गत जो है वो आती है। कंपाइलेशन वगैरह हमको करना है तो कंपाइलेशन को और नीचे में बताया गया हूँ, लेकिन कंपाइलेशन में क्या है कि हम मान लो कोई एक टॉपिक है पर्टिकुलर, जैसे मान लो कुंडलिनी है ना, तो कुंडलिनी को किस किस जगह पर क्या क्या बताया गया है, तो उनका सभी का हमको कलेक्शन करना होता है। तो इस तरह की रिसर्च जो है हम थ्योरेटिकल रिसर्च के अंतर्गत कर सकते हैं। इस तरह से कोई रिलेटेड आप टॉपिक जो है वो सोच सकते हो जो आपका इंटरेस्ट हो जिसमें, है ना। इसके अलावा जो है वो क्रिटिकल स्टडी है ना। तो क्रिटिकल स्टडी में क्या होता है कि एक टॉपिक पर जो है वो हम पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मान लो षटकर्म के बारे में बताया गया है घिरण्य संहिता में ना, तो षटकर्म जो है घिरण्य संहिता में काफ़ी अच्छा बताया गया है और इसके ये बहुत अच्छा, ये पहलू बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें ये कमी है, इसमें ये चीज़ और होनी चाहिए, ये बढ़िया और होना चाहिए ना। तो इस चीज़ को लेकर के जो है हम वो एक प्रकार से जो है आलोचना करते हैं, उसको हम क्रिटिकल स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट हम कुछ रिसर्च इस तरह से कर सकते हैं जैसे एनालिटिकल में क्या होता है कि इसका जो हिंदी होता है वो है समीक्षात्मक अध्ययन। इसमें क्या है कि हम कोई भी एक राइटर होता है या कोई किसी की भी एक रिसर्च होती है उसके ऊपर आलोचना करते हैं, है ना। आलोचना तो नहीं कहूँगा मैं, समीक्षात्मक अध्ययन, है ना, कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, इसमें से क्या क्या बेस्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हठ प्रदीपिका है, हठ प्रदीपिका में हमने बताया कि इसमें आसन काफ़ी अच्छा बताया है और प्राणायाम भी बताया है, ध्यान भी बताया, मुद्रा भी बताया है, लेकिन इनमें सबका जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम चीज़ों को क्या अच्छा है क्या नहीं है इस हिसाब से जो है वो पूरा समीक्षा के तौर पे जो है अध्ययन करते हैं, उसको एनालिटिकल स्टडी कहते हैं। अब हमारा है दूसरा डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होता है कि जैसे किसी भी चीज़ का हमको वर्णन करना है, जैसे कि कोई दिशा, अभिवृत्ति या स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी या वर्णनात्मक अध्ययन जो है इसे कहते हैं। तो ये सारी जो है थ्योरेटिकल स्टडी के अंतर्गत आती है। एक और है हमारी स्टडी, वो है कंपैरेटिव स्टडी, जिसको हम तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन या कंपैरेटिव स्टडी में क्या होता है कि ये सब दो बुक होती है। फॉर एग्जांपल एक हठ प्रदीपिका हो गई और एक घिरण्य संहिता हो गई। तो दो के बीच में हमने क्या बताया कि हाँ इसमें ये चीज़ अच्छी है, इसमें ये बुरी है, इसमें ये चीज़ अच्छी है, इसमें ये बुरी है। जैसे हमको मान लो मोबाइल ख़रीदना होता है, तो मोबाइल में हमने दो मॉडल हमको पसंद आए कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ अच्छी है, इसमें ये चीज़ कम है, ये चीज़ सही है, तो हम उसके हिसाब से जो है दोनों में क्या है कंपेयर करने के लिए वो कर सकते हैं ना। तो इस तरह से जैसे आज का एक करंट का एग्जांपल को मैं से जोड़ के बताता हूँ आपको कि कोविशील्ड हो गई या कोवैक्सीन हो गई, कि दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन सी बेस्ट है ना। तो इस तरह से जब हम उनकी रिसर्च करके सामने रखेंगे तो वो इस तरह की जो स्टडी होती है वो कंपैरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन जो है वो कहलाती है। तो इन सभी चीज़ों को ले करके जो आपको बेस्ट लगता है उससे संबंधित आप टॉपिक सोचें और फिर उसके बाद में आप देखिए कि हाँ मुझे फॉर एग्जांपल ये हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो हिस्ट्री में मैं कि कौन से ब्रांचेस होते हैं कि हाँ भाई हिस्ट्री में वेद भी है, उपनिषद भी है ना। इस तरह से आगे और मैंने बता रखा, तो उसको और देख लेंगे अपन। यस, नेक्स्ट है एम्पेरिकल। तो एम्पेरिकल रिसर्च में जो है हम कुछ तरीके अप्लाई करते हैं, जैसे इंटरव्यू मेथड है ना। तो इंटरव्यू मेथड हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है लोगों के बीच में कि किस तरह का योगा जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है, लोगों को किस तरह का योग जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने कुछ लोग से मिले जो लोग योग वगैरह करते हैं, जो लोग क्लासेस वगैरह जाते हैं, तो हमने पूछा कि हाँ भाई बताइए आप कि आपको जुम्बा अच्छा लगता है या अष्टांग योग अच्छा लगता है या विन्यास योग अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरह के जितने भी योग होते हैं उनमें से आपको कौन सा योग अच्छा लगता है। तो हम इस तरह से कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उनका आंसर ले लेते हैं और अपने उस तरह से हम जो है पीएचडी रेडी कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम क्या काम करते हैं, सिर्फ देखते हैं चीज़ों को और उसके बाद में उसको नोट करके उसके ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनायर मेथड। क्वेश्चनायर मेथड जो कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह हो गए, जैसे स्लीप डिसऑर्डर वगैरह हो गया,
कुछ उसको भी क्वेश्चनर मेथड के माध्यम से या स्ट्रेस को, आई की लेवल को, इस तरह की जितने भी चीज़ें होती हैं उनको क्वेश्चनर मेथड, क्वेश्चनर प्री पोस्ट डाटा ले करके या दो ग्रुप में दोनों ग्रुप में जो है वो इंटरवेंशन देख करके जो है अध्ययन करते, इस तरह की जो चीज़ें है वो इंपेरिकल रिसर्च के अंतर्गत आ जाती है हमारी। और नेक्स्ट आती है हमारी क्लिनिकल मेथड, है ना। तो क्लिनिकल मेडिकल से रिलेटेड हो गई है ना। मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स होते हैं, इनके माध्यम से हम पता करते हैं कि हाँ हमको किस तरह का किस रिजल्ट जो है वो प्राप्त हुआ। अब इनमें से मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू मेथड बहुत कम यूज़ होती है, ये उतनी इफेक्टिव है भी नहीं। ऑब्जर्वेशन मेथड उससे थोड़ी सी ठीक है, क्वेश्चनर मेथड उससे भी थोड़ी सी ठीक है, लेकिन ये जो तीनों चीज़ें हैं इनकी अगर आप बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि आप जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो ये तीन चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा आपके टॉपिक को वेटेज नहीं देते वो लोग, है ना। क्योंकि देखो इंटरव्यू मेथड में तो हम गलत डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, फर्जी रिसर्च बन सकती है हमारे ऑब्वियसली। ऑब्जर्वेशन में भी हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्जी वर्क कर सकते हैं। क्वेश्चनार में क्या होता है भाई, कुछ लोग का लिया हमने पूरा मन से कर दिया बाकी का, है ना। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है, ऐसे रिसर्च को जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कंसिडर नहीं करते हैं। तो मेरा भी आप लोग से यही मानना है कि इन तीनों रिसर्च को जो है वो अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छा काम करना चाह रहे हो तो इनसे बचने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल मेथड, है ना। तो क्लिनिकल मेथड क्या होती है उसको देखते हैं अच्छे, है ना। क्लिनिकल मेथड में क्या होता है कि जैसे हमने कोई ऑब्जेक्टिव पैरामीटर लिया, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर मतलब जैसे ईसीजी हो गया, ईईजी हो गया, या ब्लड में चेंजेस हो गया, तो ये चीज़ झूठ नहीं बोलती है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम इसके ऊपर रिसर्च देख सकते हैं। अच्छा, छोटे पैरामीटर्स नहीं लेने हैं आपको, जैसे कि आपने ले लिया, मान लो बीपी ले लिया, तो बीपी का तो कोई प्रूफ नहीं है, आप कैसे दिखाओगे, है ना। इस तरह के पैरामीटर जो है ज़्यादा वेटेज नहीं होता है इनका, है ना। तो इस तरह की चीज़ें ले जो ज़्यादा वेटेज हो, जिसका इफेक्ट जो है हम अच्छे से देख सकते हैं। यस, योगा में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम किस तरह से टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें हमको मदद मिलेगी यहाँ से। जैसे कि हम हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो हिस्ट्री के ऊपर हम देखेंगे कि हाँ भाई वेद में क्या क्या काम हुआ है अभी तक, है ना, क्या क्या काम रह गया है, हमारा इंटरेस्ट किस में है, वेद में है कि उपनिषद में है। वेद में है तो वेद में किस चीज़ में है, ठीक है। इस तरह से हम, जैसे कि मैंने बताया कि हिस्ट्री में जो है हम वेद देख सकते हैं, उपनिषद, दर्शन, तंत्र, नाथ, परंपरा वगैरह हो गई, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हो गई वो किसी को भी ले करके हम देख, और जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उससे संबंधित हम टॉपिक जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं, जो एक बेस के तौर पे जो है काफ़ी ज़रूरी भी होता है। तो जैसे यम के बारे में जगह जगह क्या बताया गया, कौन सी उपनिषद में क्या बताया है ना। और नियम के बारे में क्या बताया, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, पंचकोश, चक्र, कुंडलिनी, इस तरह से जो है कंपाइलेशन हम किन चीज़ों का कर सकते हैं कि इसमें हमको इंटरेस्ट है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हम देखेंगे भाई साइकोलॉजिकल में हमारा इंटरेस्ट है या साइकोलॉजी हमने अच्छे से पढ़ी है, तो साइकोलॉजी में हम क्या लें, तो भाई पैनिक डिसऑर्डर ले, या स्ट्रेस ले, एंजाइटी ले, डिप्रेशन ले, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर ले, सिजोफ्रेनिया ले, तमाम सारे जितने भी डिजीज डिसऑर्डर्स है जिस पे भी आपको काम करना है योग से रिलेटेड, उस पर तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पोर्ट्स, है ना। तो स्पोर्ट्स में आप देखिए कि स्पोर्ट्स में आप जैसे किसी पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करने के लिए आप अपनी रिसर्च करिए कि कौन सी एक्सरसाइज दे रहे हो, कौन से आसन दे रहे हो, कौन से प्राणायाम दे रहे हो। जैसे बैडमिंटन है, बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा फुर्ती की आवश्यकता होती है ना। तो उसको पर्टिकुलर फुर्ती को इम्प्रूव करने के लिए पर्टिकुलर कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है ना, इसका आप निजात कर सकते हो। पोस्टर डिफॉर्मेलिटी होती है बहुत सारे लोग को, किसी का पोस्टर डिफॉर्मेलिटी को कॉर्डोसिस, लूडोसिस, काइफोसिस, है ना, नेक नी, फ्लैट फिट, इस तरह की जो डिफॉर्मेलिटी होती है पोस्टर डिफॉर्मेलिटी के अंतर्गत आती है। तो इस पर भी बहुत कम काम हुआ है, तो इससे संबंधित आप जो है अपना ले सकते हो। इसके अलावा आप इंजरी के ऊपर ले सकते हो, बहुत कम काम हुआ है इसके ऊपर भी कि हाँ पर्टिकुलर एंकल की इंजरी हो गई, किस तरह की पर्टिकुलर एंकल में किस तरफ जो है वो ट्विस्ट हुआ है, तो उसके ऊपर आप कौन सा योगा दोगे। तो इस तरह से जो है आप अपना सोच सकते हो टॉपिक के बारे में अपने, या जो लाइफ स्टाइल है स्पोर्ट्स के बच्चों की, है ना,
जैसे वो लोग कई बार क्या होता है कि लेट रात तक जो है अपना प्रैक्टिस कर लेते हैं, कई बार सुबह लेट उठ जाते हैं, या उनकी खान पान जो होता है वो थोड़ा सा उसमें राजसिक और तामसिक आहार की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो। जिसको जिसमें डाइट के बारे में भी यहाँ पर यही बताया गया कि यौगिक आहार जो है हमारा, कि भाई ग्रहण संहिता में क्या बताया गया है, हठ प्रदीपिका में किस तरह का आहार बताया गया है, और उसको हम आज के आधुनिक जीवन शैली से अगर जोड़ने की कोशिश करें तो किस तरह से रिसर्च जो है वो हमारे सामने आ सकती है। तो इस तरह का वो हो गया। और नेक्स्ट हो गया हमारा थेरेपी। ठीक है, तो थेरेपी पे भी हमको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा इसमें एक पैसा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम जो है काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं, डिजीज़ के ऊपर, डिसऑर्डर्स के ऊपर, सिंड्रोम के ऊपर, और कंडीशन ट्रीट बाय योगा थेरेपी, इस तरह से जो है हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों पे। इसके ऊपर भी काफ़ी कम काम हुआ है। इसमें भी जैसे पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल हमने डायबिटीज़ ले ली है ना, तो डायबिटीज़ क्या है, डिजीज़ है, तो डिजीज़ जो है उसके ऊपर हमने मान लो सिर्फ एक्यूप्रेशर का इफेक्ट देख लिया, या सिर्फ प्राणिक हीलिंग का इफेक्ट देख लिया। ठीक है, तो इस तरह का पर्टिकुलर जिस पे भी तुम्हारी कमांड है, पर्टिकुलर इस तरह से हम देखेंगे तो उस पर आपको जो है काफ़ी मदद मिलेगी रिसर्च करने के लिए। इसके अलावा फिर हम देखते हैं क्लिनिकल, है ना। क्लिनिकल रिसर्च में हमने अभी भी डिस्कशन किया था, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे हम देख रहे हैं क्लिनिकल रिसर्च में मेडिटेशन का स्लीप डिसऑर्डर पर क्या इफेक्ट पड़ा है, तो ये मैंने देखा। और पुराने जो लिटरेचर रिव्यू है, जैसे हमारे पबमेड हो गया, क्लिनिकल की हो गया, और पबमेड सेंट्रल हो गया, NCBI हो गया, इसकी पहले वीडियो बनाया था मैं, कैसे कैसे इनको जो सर्च इंजन होते हैं इनको यूज़ करते हैं, तो हमको उसमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक पे कितने रिसर्च हुई है ना। तो जैसे इस पर काफ़ी सारी रिसर्च हुई है फॉर एग्जांपल, पर हमको करना तो इसी पे है, हमको जो है मेडिटेशन पे इंटरेस्ट है, तो हम मेडिटेशन पे क्या देखें, तो हमने कहा कि चलो हमको मेडिटेशन पे स्लीप डिसऑर्डर देखना है। लेकिन स्लीप मेडिटेशन और स्लीप डिसऑर्डर पे भी कम से कम लाखों रिसर्च हो चुकी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब स्लीप डिसऑर्डर पे अगर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, तो हम पर्टिकुलर स्लीप डिसऑर्डर में जो है वो पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट कर लेंगे, है ना। तो हमने टारगेट कर लिया कि भाई स्लीप डिसऑर्डर में जो है इंसोमिनिया पे कर लेंगे, या स्लीप एपनिया पे कर लेंगे, या पेरोसोमनियान पे कर लेंगे, या तो फिर नार्कोलेप्सी पे कर लेंगे। तो इस तरह के स्लीप डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उसमें से पर्टिकुलर कोई एक डिसऑर्डर पकड़ेंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट टॉपिक क्या हो गया, मेडिटेशन हो गया। अब मेडिटेशन का हम किस पे देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल नार्कोलेप्सी पे या इंसोमिनिया, किसी भी एक टॉपिक पे जिसको हमको ठीक लग रहा है या जिस पे रिसर्च कम हुई हमने उसको ऊपर देख लिया। लेकिन पता चला कि उसके ऊपर भी रिसर्च हो चुकी है, तब हम ऐसी कंडीशन में क्या काम करें, तो ऐसी कंडीशन में जो है मेजरमेंट टूल जो है उसको चेंज कर देंगे, जो हमारे एम होंगे वो चेंज कर देंगे, हमारे जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो चेंज कर देंगे। फिर भी अगर सेम हो रहा है तब हम मेडिटेशन की टेक्निक ही चेंज कर देंगे। अच्छा, ओम मेडिटेशन पे देखा गया है इसका, तो हम एक काम करते हैं, ओम मेडिटेशन पे ना देखते हुए हम उपनिषदिक मेडिटेशन पे कोई पर्टिकुलर टेक्निक है उसके ऊपर इस डिसऑर्डर का जो है वो अंतर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपने इंटरेस्ट एरिया को ना बदलते हुए अपने जो उसके अंदर की जो चीज़ें हैं अगर उनको बदलोगे तो आपको जो है उससे संबंधित रिसर्च नहीं हुई मिलेगी, तो आप उसके ऊपर जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई सा भी लिया फॉर एग्जांपल, जैसे मेडिटेशन और स्लीप डिसऑर्डर, तो आप उसका पहले एम तैयार करिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप देखना क्या चाहते हो उसमें, है ना। फाइनली आप सोचते क्या हो उसके बारे में, ये आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताओगे उसमें कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, है ना। ये आपका टाइटल जो है ये फाइनल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका एम क्या होता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये 4 या 5 लिखे जाते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, दूसरा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस तरह से 2 भाग में हमको डिवाइड होते हैं। आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये स्मार्ट होने चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट कैसे होना चाहिए, इसका जो वीडियो होगा हम वो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे आगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर आपकी जो है नीड ऑफ दिस स्टडी, आप इस रिसर्च को ही क्यों करना चाहते हो, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे हिसाब से आप नीड ऑफ दिस स्टडी में आपको उस तरह से दिखाना होगा कि इसके ऊपर तो काम हुआ ही नहीं है, इसमें तो लोग इतने सारे लोग ग्रसित हैं, आप थोड़ा सा डाटा बताएं कितने % लोग इससे परेशान हैं,
ये रिसर्च की ज़रूरत इसलिए है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको नीड ऑफ द स्टडी में जो है वो दिखाना होगा। अब अगर मान लो आपने कोई आउटकम पैरामीटर लिया, आउटकम पैरामीटर का मतलब कि आपकी रिसर्च जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप मेज़र कर सको। जैसे स्लीप डिसऑर्डर को हम मेज़र कर सकते हैं, है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे मेडिटेशन एंड समाधि ले लेता, तो समाधि को तो हम कोई पैरामीटर नहीं है ना समाधि को नापने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हम वो नहीं ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर लिया। अब स्लीप डिसऑर्डर को नापने के लिए हमने फॉर एग्जांपल ईईजी लिया, है ना। तो ईईजी जो है उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए कि अगर हम ईईजी ले रहे हैं तो हमारा सैंपल साइज कितना आएगा। हम मन से कभी भी सैंपल साइज को नहीं लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है स्टैटिस्टिक्स में, तो उसके अनुसार जो है हमारा सैंपल साइज जो है वो डिसाइड होता है। पुराने जो पेपर पब्लिकेशन हुए हैं उसमें इनको लेके जो है कितना सैंपल साइज लिया गया है, उनसे ज़्यादा ही सैंपल साइज हमारा निकलता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। सैंपल साइज कैसे निकालते हैं वो हम और कभी आगे की वीडियो में देखेंगे। यस, नेक्स्ट जो है हमारा वो है कॉस्ट ऑफ पैरामीटर। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ये तो ले लिया, इस ईजी ले लिया, अब हमारी औकात तो है इसको वो करने के लिए, ये तो हमें देखना पड़ेगा। भाई मैं मेरे मान लो मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मैं इसका जो पैसा है वो नहीं दे सकता, इतना एक कॉस्टली होता है। मैं आपको बता दूँ कि ये कम से कम जो है 1000 से लेकर 3000 के बीच का होता है। तो जैसे हमारे यहाँ के हॉस्पिटल में आसपास में कहीं मेरा जुगाड़ है तो मैं 1000 रुपये में करवा लूँगा। ठीक है, ज़्यादा लोग हैं तो चलो मैंने बात करके 700-800 रुपये में करवा लिया। तो ये कॉस्ट मुझे पता होना चाहिए कि हाँ ये पर्टिकुलर जो पैरामीटर है इसकी ये कॉस्ट है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट हमारा जैसे आता है कि टोटल कॉस्ट कितना होगा। हमारा सैंपल साइज मान लो 300 है, अगर 1000 है तो ये तो हमारा 3 लाख का हो गया। फिर हमको प्री और पोस्ट भी लेना है, तो इस हिसाब से बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि पैरामीटर का खर्च कितना आएगा एक का, फिर टोटल खर्च कितना आएगा, तो हम ये वहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो क्लिनिकल पैरामीटर में जो है वो देखी जाती है। उसके बाद में जो भी हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि हम इसको वहन कर सकते हैं, उसके बाद में हम इसके बारे में जो है लिटरेचर रिव्यू करते हैं ना। लिटरेचर रिव्यू भी कैसे करते हैं पूरा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक आपका जो है ये डिसाइड हो जाएगा कि मुझे किसके और किसके बीच में किसके ऊपर क्या रिसर्च करनी है। इस तरह से जो है आप सोचें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना। और इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और भी है जो आप लोग को बता दूं कि कभी भी जब आप टॉपिक सिलेक्शन करो ना, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपका ना गोल जो है वो पहले से डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई इंस्ट्रक्टर बनना चाहता है आगे चल के, ठीक है, पीएचडी करने के बाद में या एमएससी डिएटिशियन करने के बाद में, या उसके लोकल में कुछ समस्याएं ऐसी है, पर्टिकुलर बीमारी है, तो वो उस बीमारी के ऊपर रिसर्च करे। अगर कोई चाहता है कि हाँ मैं पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जानने वाला बनना चाहता हूँ, तो वो मास्टर में भी वही डिएटिशियन ले, फिर उसको और बड़े लेवल पे पीएचडी में करे, फिर उसको और बहुत बड़े लेवल पे जो है वो पीडीएफ में करे। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो आपका जो रिसर्च है वो इस तरह की होनी चाहिए कि आपको भविष्य में काम आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने मान लो बेवकूफ़ी की तरह ये देख लिया कि योग करने वाले में और योग नहीं करने वाले में क्या अंतर है ना। ये तो एक पेपर पब्लिकेशन जैसा काम हो गया, 8 दिन में 15 दिन में लिख के तुम पब्लिश कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कि पीएचडी करना ज़रूरी है। तो आपका जो टॉपिक है वो इस तरह से होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल करंट में क्या दिक्कत चल रही है, और उस करंट की दिक्कत को हम या भविष्य में कोई दिक्कत होने वाली है या हो सकती है, तो उन चीज़ों को जो है हम जो हमारे आउटकम पैरामीटर्स हैं क्लिनिकल के माध्यम से उसको जो है पर्टिकुलर प्रूव करें। तो ऐसे रिसर्च की जो है वो वैल्यू होती है। अदरवाइज आप क्वेश्चनर मेथड यूज़ कर रहे हो, ये वो कर रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हो, तो ये उतना बढ़िया नहीं है ना। लेकिन उन लोग के लिए ठीक है जो सिर्फ घर पे रह के काम करना चाहते हैं या बिल्कुल लोड नहीं लेना चाहते हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है रिसर्च का, जो बहुत ज़्यादा नहीं जानते किसी चीज़ के बारे में, तो उन लोग के लिए ठीक है। बट अगर आप अच्छे हो, आप जीआरएफ क्वालिफाइड हो, आप नेट क्वालिफाइड है, तो मेरे हिसाब से जो है वो इस तरह की चीज़ें आपको करना चाहिए जिससे कि आगे चल के जो है आपको भी फ़ायदा हो और समाज को भी उससे फ़ायदा हो, है ना। तो ये आज की वीडियो थी हमारी, और आज के लिए बस इतना ही। बाकी थैंक यू सो मच।